आज की क्लास में हम लोग मैथ का पार्ट 6 देखने वाले। इसके पहले हम पार्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं लोग, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन चल रहा है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसी का डिस्कशन का चल रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें बता दिया जा रहा है, जो कि आपको 1-2 साल का भी पूछा हुआ क्वेश्चन बता दिया जाएगा तो आपको फिर देखिएगा कि 50 में 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ वीडियो को एक भी बिना वीडियो स्किप किए हुए सारे वीडियो देखना है आप लोगों को। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखने वाले हैं। ये जब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो ये सिंपल चीज़ें हैं। ऐसा क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि जब अधिक पावर दिया हुआ है, ऊपर नीचे अधिक पावर दिख रहा है, तो इसको किसी भी हाल में इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह से किसी भी सिंप्लीफाई करके हम नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी दिख रहा है कि tan इन्वर्स दिया हुआ है, और tan इन्वर्स x का किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है। इसका मतलब ये है कि x की जगह x के पावर 4 दिया हुआ है, मतलब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि क्या करना है, अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने का मतलब हम क्या बताए थे, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला को 1/x के पावर 4 के द होल स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू डी। अब यहाँ से तुलना कीजिए, x के पावर 4 को अगर t मान लेते हैं तो tan इन्वर्स के फॉर्म पे आ जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा ना। और x के पावर 4 का डेरिवेटिव x³ होता है, तो डेरिवेटिव भी ऊपर में दिया हुआ है, तो बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, x के पावर 4 को t प्रतिस्थापित कर देना है, प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ x के पावर 4 को t प्रतिस्थापित का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू पावर वाला फॉर्मूला से एक घात कम हो जाता है, x के पावर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx/dt लिखना पड़ता है, और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। हमको x के पावर 3 इंटू dx चाहिए, इसके जगह पर हमको मान रखना है, तो बाकी को उधर भेजते हैं, तो 4 इधर गुना में जाएगा तो भाग में है, तो 1/4, और dt इधर भाग में था तो गुना में हो जाएगा। अब x के पावर 4 इंटू डी एक्स का जगह क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू डी टी, और x के पावर 4 के यहाँ जगह पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन से यहाँ पर ऊपर में बचेगा 1 प्लस इसके जगह पर हो जाएगा t, तो t का क्या हो गया, स्क्वायर, और x के पावर 3 इंटू डी एक्स का मान क्या है, तो 1/4 इंटू डी टी है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, 1/4 को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, जो गुणांक होता है बाहर कर सकते हैं, बचेगा क्या, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x हो जाता है। x की जगह यहाँ पर क्या है, t है, तो यहाँ पर t रखा जाएगा। अब इस t के जगह हमको प्रतिस्थापित करना है, t के जगह हम t तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, t किसको माने थे, x के पावर 4 को, यहाँ पर t का मान रख देंगे तो tan इनवर्स x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियस है डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बूस्ट कीजिए, थोड़ा सा अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइए। अगर ज़्यादा आसानी से नंबर लाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जिसको याद करके भी हम लोग नंबर ला सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जब भी इस प्रकार का दो फंक्शन दिया रहता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। जब भी दो फलन दिया रहता है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का प्रयोग करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर दो फलन दिया रहता है तो दो फलन अगर गुना में दिया रहता है तो उसको इंटीग्रेट करना रहता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कुछ नियम होता है, एक आईलेट का नियम होता है। आईलेट, आई का मतलब होता है इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन, ये होता है लॉगरिथम, ये होता है अलजेब्रिक, ये होता है आईलेट, ये होता है त्रिकोणमिति, और ये होता है एक्सपोनेंशियल फलन। एक्सपोनेंशियल फलन e के पावर x वाला को बोलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, ये सब त्रिकोणमितीय फलन। अलजेब्रिक फलन क्या होता है, x के पावर
2, x के पावर 3, ये सब क्या है, ये सब अलजेब्रिक फलन है। और लॉगरिथमिक फलन क्या होता है, log x को हम लोग लॉगरिथमिक फलन कहते हैं। इन्वर्स वाला क्या होता है, तो साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, तो ये सब इन्वर्स फलन होता है। तो आई लेट हम लोग सिस्टम का यूज करते हैं। बस बशर्ते कि ध्यान में रखना है, जो इसमें से जो पहले आएगा, इसमें से दो फलन रहेगा, दोनों में से जो पहले आएगा उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाद वाला को इंटीग्रेशन करते हैं। और यही यहाँ पर नियम होता है, जिसका नियम के हिसाब से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज किया जाता है, लिख देते हैं। ये क्या है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रल बाय पार्ट्स का बात कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है कि मान लो कि ये पहला वाला फलन है, ये दूसरा वाला फलन है, तो जो पहला फलन रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता है। जो पहला फलन रहता है उस फलन को जैसे है वैसे रहने देते हैं, और दूसरा फलन का यहाँ पर इंटीग्रेट करके लिखते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके लिखते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं। और जो यहाँ पर इंटीग्रेट करके आया हुआ रहता है उसको फिर से यहाँ पे लिखते हैं, इस इंटीग्रेशन का मान को यहाँ पे लिखते हैं। और जो पहला फलन रहता है जिसका डिफ्रेंशिएशन करना था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जब ये हम लोग यूज करना है, अब इसमें हम आते हैं तो यहाँ पर एक x फलन है, दूसरा e के पावर x है। तो ये एक्सपोनेंशियल फलन है, ये अलजेब्रिक फलन है। एक्सपोनेंशियल फलन बाद में आता है, इसलिए इस वाला का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और जिस फलन का डिफ्रेंशिएशन करना रहता है उस फलन को जैसे वैसे यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए कि e के पावर x ही रह जाता है। फिर माइनस साइन देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। e के पावर x जो यहाँ पर इंटीग्रेट करके आया हुआ रहता है उसी का मान यहाँ पर हम रखते हैं। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से रहता है। और फिर ये सेकंड वाला का डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो पहला फलन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, इंटू क्या हो जाएगा, dx। फिर से इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो x इंटू ई के पावर x माइनस, अब यहाँ पर e के पावर x ही बचेगा। और e के पावर x का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए कि e के पावर x ही रह जाता है। तो e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये दो फलन में से e के पावर x कॉमन हो रहा है तो कॉमन पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा प्लस c। तो अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख रहे थे। अब जो क्वेश्चन आया है वो है मैट्रिक्स से। वो किससे आया है, मैट्रिक्स से आया है। इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। एक यहाँ पे फलन दिया हुआ है और उस फलन का क्या करना है, हम लोग को इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2, -3, 4, 6 दिया हुआ है। देखो इन्वर्स जो निकालने का तरीका होता है, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला बताया जाता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट से भाग कर देते हैं तो वही क्या होता है, उस मैट्रिक्स का वो इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये एडजॉइंट निकलता कैसे, देखिए अगर दो कोटि का एडजॉइंट निकालना है तो बहुत आसान होता है। दो कोटि का अगर एडजॉइंट निकालना है तो बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 कोटि का एडजॉइंट निकालना रहता है तो इतना आसान नहीं होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 ही कोटि का देगा, सेकेंड ऑर्डर का ही। ये इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे 2 रो होता है, 2 कॉलम होता है, 2 × 2 लिखा जाता है। तो ये 2 कोटि का मैट्रिक्स कहलाता है। तो 2 कोटि का जब मैट्रिक्स होता है और उसका इन्वर्स निकालना रहता है, उसका इन्वर्स निकालना रहता है, तो इन्वर्स निकालने का ये फार्मूला हो गया। लेकिन 2 कोटि का, अब इसमें एडजॉइंट का बात, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट पर निकालने का तरीका क्या है वो बता देंगे, और उसके बाद बताएंगे 2 कोटि का डायरेक्ट एडजॉइंट किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है, यहाँ पर ध्यान सभी को देगा। इसमें क्या किया जाता है, इस एलिमेंट का
को फैक्टर निकालते हैं। इस एलिमेंट का क्या करते हैं, को फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि 2 वाला एलिमेंट को निकालना है कि इसके जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, तो इस वाले एलिमेंट को हटा देते हैं, जो बचता है उसी को यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, उसी को यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब ये ध्यान में रखा जाए, डिटर्मिनेंट में बताया जाता है, ये तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट में बताया जाता है यहाँ पर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। साइन ध्यान में रखना जरूरी है। अगर 3 को टिका था 3 ऑर्डर का, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लिखा जाता है, फिर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से लिखा जाता है। 2 कोटि का होगा तो यही वाला आएगा। अब यहाँ पर मान लो ये वाला, इस वाला एलिमेंट को निकालना है, तो इस वाला लाइन को आमने सामने वाले को हटा देते हैं, क्या बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर होना चाहिए था 4, लेकिन साइन यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस साइन दिया जाता है। फिर इसका निकालना है, तो ये लाइन को हटा कर यहाँ पर क्या बचा, -3। यहाँ पर होना चाहिए था -3, लेकिन साइन यहाँ पर क्या होता है, माइनस का होता है, ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। इसका निकालना है, तो ये लाइन हट गया, तो क्या बचा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर प्लस में ही होता है, तो यहाँ पर कोई साइन में परिवर्तन नहीं आएगा। और इसी को क्या करते हैं, इसी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। इसी का क्या करते हैं हम लोग, इसको ट्रांसपोज को T से दिखाते हैं। जब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो वही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। वही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो वाला को कॉलम में, कॉलम वाला को रो में लिखते हैं। मान लो कि ये वाला पहला कॉलम है, अब इसको पहला रो में लिखेंगे, ये दूसरा कॉलम है तो इसको दूसरा रो में लिखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं। तो यही एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हमको इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बता दिया कि अगर 2 कोटि का होता है तो डायरेक्ट यहाँ पर त्रिया गुना करते 6 में, 2 से 6 गुना के 12, माइनस 3 में -4 से गुना तो -12 आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, 24 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट भी निकल गया। अब यहाँ से इन्वर्स हम लोग लिख सकते हैं, तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो ए का मान कितना हो गया, 24 हो गया। और फिर यहाँ पर मैट्रिक्स हो गया कितना, एडजॉइंट कितना आया है, तो यही आया है 6, 3, -4, 2 आया है। अब इसमें 24 से जब कोई भी देखो डेटा, जब ये मैट्रिक्स होता है, तब मैट्रिक्स में कोई भी बाहर एलिमेंट रहता है उसको गुना किया जाता है, तब प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो मैट्रिक्स है तो ये सब में गुना होगा, तो यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6/24, 3/24, और यहाँ पर हो जाएगा -4/24, और यहाँ पर हो जाएगा 2/24। यहाँ 6×6 = 24, 4 बार में कटेगा। यहाँ से 1, 8 3 × 24, 8 बार में कटेगा। यहाँ पर भी 6 बार में कटेगा, और यहाँ पे 12 बार में कटेगा। तो अभी ये क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख देंगे। यहाँ पर बचेगा 1/4, यहाँ पर हो गया 1/8, यहाँ बचेगा -1/6, और यहाँ पे हो गया 1/12। इस तरह से अगर क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। अब देखो ये ज्वाइंट निकालने का तरीका होता है ना, 2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, तो क्या करना है, इसको इंटरचेंज करके लिख देना है। क्या करना है, तो इसको यहाँ पे इंटरचेंज करके लिख दिए। ये जो है इसको बिना इंटरचेंज के जो है उसी को रहने देंगे, लेकिन साइन में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये माइनस में है तो ये प्लस में कर देना है, और ये प्लस में है तो क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। तो यही 2 कोटि का सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का ज्वाइंट डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन 3 कोटि में ये काम नहीं करता। 3 कोटि में जो तरीका बताए वही तरीका क्या होता है, काम करता है। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों में सेम ही क्वेश्चन है। 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 6a - 5b का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, फिर भी अभी शुरुआती है तो हम सबको एक्सप्लेन करेंगे जितना हो सकता है कि आप लोग को रिवीजन अच्छे से अच्छे हो सके। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि यहाँ जब मैट्रिक्स दिया रहता है और इसका मान निकालना है 6a - 5b का, मतलब 6 से गुना करना है पहला मैट्रिक्स में, कितना है 3, 6 - 5 4, फिर -5 इंटू बी मैट्रिक्स 7 8 5 6। गुना जब करना है
तो गुना होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, सब एलिमेंट में गुना होगा। जब ये क्या है, अगर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में गुना होगा, गुना होगा तो 36 18 6 छक्के 36 माइनस 5 छक्के 30 6 चौका 24, इसमें से घटा देना है। 5 से गुना होगा तो 7 पचे 35 8 पचे 40 5 पचे 25 5 छक्के 30। इसको घटा के जब लिखेंगे 18 में से 35 घटाना है, तो 18 में से 35 घटेगा तो ये -17 बचेगा। 36 में से 40 घटेगा -4 बचेगा। -30 और -25 ये माइनस में हो जा रहा है ना, तो ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा -55 हो जाएगा। और 24 में से 30 घटेगा तो -6 बचेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। इधर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान में क्या रखना है कि जब भी मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स में जो बाहर रहता है एलिमेंट वो सभी के साथ गुना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में क्या कर सकते हैं हम लोग, गुना कर सकते हैं। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका क्या निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालना है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। अभी टी का भी मतलब ट्रांसपोज होता है और डैश भी लिखा होता है, मतलब उसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब समझा दिए अभी थोड़ा देर पहले ही कि रो वाला को कॉलम में, कॉलम वाला को रो में लिखते हैं, रो वाला को कॉलम में, कॉलम वाला को रो में लिखते हैं। अब यहाँ पे जब इसका ट्रांसपोज करना है तो पहले ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ उसको यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये है पहला रो का एलिमेंट क्या है 2√2 0। ये है दूसरा रो का एलिमेंट क्या है 3 -2 2/5 है। ये 2 रो दिया हुआ है, इसमें कॉलम कितना है, तो यहाँ पर 3 गो कॉलम है। अब ए डैश निकालना है तो जो रो में दिया हुआ उसको कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट ऐसे कॉलम में लिखेंगे तो 2√2 0 हो जाएगा। ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम में लिखेंगे तो 3 -2 2/5 हो जाएगा। तो ये ए डैश हो गया। तो यही ट्रांसपोज हो जाता है जब रो को कॉलम में लिख देते हैं, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखा जाता है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं। इसको ए डैश से भी दर्शाते हैं या ए टी भी लिखा जाता है, टी का मतलब भी ट्रांसपोज होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग मैच कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन से वही सब क्वेश्चन आ रहा है। इसमें इंग्लिश वाला को लेना जरूरी नहीं, इसलिए कि इंग्लिश हिंदी इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। एक समीकरण दिया जिसमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स का मान पूछा है। सबसे पहले हमको x निकालना है, तो इसको पहले x एक तरफ रख के बाकी को दूसरे तरफ देखते हैं। यही समीकरण दिया हुआ है 2a + b + x = 0। तो यहाँ से x बराबर जो आएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा तो -2a - b हो जाएगा। x का जो मान आएगा तो -2 × a। तो a अब मैट्रिक्स का यहाँ पर मान रखेंगे तो a मैट्रिक्स कितना है -1 2 3 4। फिर -b, तो b मैट्रिक्स कितना है, b मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है 3 -2 1 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो गुना कर लेता है, तब जाए घटाएंगे तो -2 में सभी से गुना होगा, सारे एलिमेंट से। तो -2 में -1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। -2 में 2 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा। -2 में 3 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा। -2 में 4 से गुना होगा तो -8 हो जाएगा। फिर इसको घटा देना है 3 -2 1 5 हो जाएगा। घटा के जब लिखेंगे ये 2 में से 3 घटेगा तो -1, 4 में से यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4 + 4 क्या हो जाएगा ये, तो इस तरह से कुछ गलती हो जाएगा, सॉरी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -4 + 2 कितना बचेगा, -2 बचेगा।
-6 में से ये 1 घटेगा तो माइनस ये 7 हो जाएगा, और -8 में से 5 घटेगा तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो -13 निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आप लोग खुद मैच कर सकते हैं, ऑप्शन बी सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि x मैट्रिक्स दिया हुआ है और x और y का मान निकालना है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें x और y का मान ज्ञात करना है। मैट्रिक्स का अगर देखते हैं फॉर्मेट, अगर देखते हैं फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर x, यहाँ पे y, इसमें भी 2 एलिमेंट है, एक ही रो है, इसमें रो कितना है, एक ही है, और कॉलम 2 गो है। इसको ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, 2 गुने एक रो लिखा जाता है, 1 गुने 2 होता है, ठीक है, पहले रो को लिखा जाता है। इसका भी देखेंगे तो पहले एक ही रो है और 2 कॉलम है, इसका भी कोटि वही 1 गुने 2 है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाता है, तुलना किया जाता है। पहला वाला एलिमेंट, पहले वाला रो का पहला एलिमेंट, इसमें पहले वाला रो का पहला एलिमेंट के साथ तुलना किया जाता है। दोनों मैट्रिक्स तभी बराबर होता है जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है तब। तो x बराबर क्या होगा 2x - 1, तथा ये दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा तभी जाकर दोनों मैट्रिक्स बराबर कहलाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल के आया 9, तो y का मान तो यहाँ से 9 पता चल जा रहा है, और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालना है तो ऐसा करते हैं, इस x को इधर लेके आते हैं, तो x माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा, इधर प्लस में था तो यहाँ पर -1 बचा, और y बराबर यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। तो x में से 2x घटा था -x बचेगा बराबर -1, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी द, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया डेरिवेटिव का क्वेश्चन। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे, अब डेरिवेटिव का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। डेरिवेटिव में चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेरिवेटिव में चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैन रूल अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनना बहुत, जिसको चैन रूल नहीं पता है डेरिवेटिव का, बहुत सारे क्वेश्चन उसे छूट जाएगा। इसलिए चैन रूल बहुत बारीकी से यूज करने आना चाहिए। चैन रूल का मतलब होता है कि पहले एक का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर उसका दूसरे फलन का डेरिवेटिव लिखते हैं। अब यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स के द होल स्क्वायर है। ये यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है कि साइन एक्स के द होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला, मतलब पहले घात वाला पावर वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो पहले पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे और तब उसके अंदर वाला जो बच रहा है उसका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो पहले इसको पूरा एक्स मान के चलेंगे और इसका जो घात वाला फार्मूला होता है, पावर वाला फार्मूला होता है, उसका यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले घात कितना है 2 है, तो घात वाला फार्मूला से पावर वाला फार्मूला जितना पावर रहता है उसको आगे में लिख देते हैं, और पावर घटा के लिखते हैं। तो साइन एक्स का पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 था तो पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1 पावर लिखा नहीं जाता, छोड़ भी सकते हैं। अब ये पूरा एक्स की जगह यहाँ पे क्या था, साइन एक्स था। अभी तक हम यहाँ पर साइन एक्स के पावर एन वाला फार्मूला यूज किए, तो एन की जगह था यहाँ पे 2, तो 2 इंटू यहाँ पर एक्स की जगह क्या था, साइन एक्स था। अब जो एक्स की जगह कुछ और रहता है तो फिर से उसका क्या किया जाता है, फिर से उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो साइन एक्स का फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव सभी को पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय फार्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, इसका फार्मूला होता है साइन 2x का फार्मूला होता है। किसका होता है, तो ये साइन 2x का फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया फिर से डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है। सिर्फ
चैनल से जुड़े रहिए, देखिए किस प्रकार से रिवीजन होगा और लास्ट में सबका बारीकी से एक समरी मिलेगा आपको, जिसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको एक बार सारा का रिवीजन करा दिया जाएगा। मैथ में सारा सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। बस खाली आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे और सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते रहे, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये दो पद दिया जाता है, ये डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, जब दो पद मतलब एक से ज़्यादा पद जब दिया रहता है तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट करके हम लोग क्या या डिफ्रेंशिएट करके जोड़ते हैं। तो ये तो x के पावर 5 है। अब पावर वाला फार्मूला सबको याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव का पावर वाला फार्मूला जो होता है x के पावर n, ये क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। मतलब जितना पावर आता है उसको क्या करते हैं तो आगे में लिख देते हैं और एक पावर घटा देते हैं, तो यही इसका डेरिवेटिव हो जाता है, x के पावर के रूप में रहेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये cos x का डेरिवेटिव है, किसका, ये cos का पर उसके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं है, तो cos x का डेरिवेटिव है, तो cos x का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन x होता है। लेकिन यहाँ पर x की जगह कितना है 2x दे दिया है, तो x की जगह यहाँ पर 2x है, और जब x की जगह कुछ और रहेगा तो उसको फिर से क्या करते हैं, चैन रूल नियम से उसको फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं। उसको क्या करते हैं, फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, x के पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 2x, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दो तो गुणांक है ऐसे ही रहेगा, और x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसको गुना करके 2 बचा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 2 साइन 2x हो गया। या तो ऐसे करें, यहाँ पर चैन रूल लगाए, या जब भी बताते इंटीग्रेशन में भी बताए थे कि अगर x के जगह रैखिक बहुपद है, x के जगह कोई x के जगह ax प्लस b से अगर रिप्लेस हो रहा है तो उसको वही डेरिवेटिव फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिर्फ x के गुणांक से यहाँ पे क्या हो जाता है गुना हो जाता है। इंटीग्रेशन में क्या होता था भाग होता था, और यहाँ पे x के गुणांक से क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है तो sin 2x हो जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x, एंगल में 2x है तो सिर्फ x के गुणांक से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो बाकी इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। जैसे अगर कोई पूछेगा कि sin 3x का डेरिवेटिव बताए तो 3 cos 3x हो जाएगा, 3 से क्या होगा 3 गुणांक है 3 से गुना हो जाएगा। बस इसमें क्या हो जाता है जो x का गुणांक रहेगा उससे गुना कर देते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर बताए, फार्मूला याद नहीं है तो फिर क्या क्वेश्चन चला जाएगा, नहीं पता चलेगा क्या करे। जो डायरेक्ट फार्मूला है तो फार्मूला याद होना चाहिए इन्वर्स का। ये सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ये फार्मूला ही होता है, और ये याद करना रहता था सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। बस यही फार्मूला होता है। और माइनस किसका होता है तो माइनस कॉसेक इन्वर्स का होता है, और यहाँ से अगर ये किसका होता है तो ये साइन इन्वर्स का होता है, और ये किसका होता है tan इन्वर्स का होता है। तो ये सब डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखना है सभी को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला बता दिया गया है क्या होता है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला बताया गया है कि क्या होता है। ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला ही है कि d/dx। अगर यहाँ पर e नहीं है, e की जगह क्या दे दिया a दे दिया, तो e की जगह a दे दिया, तो इसका जो फार्मूला होता है e के पावर x log a होता है। जो यहाँ पे रहेगा अगर 2 रहता तो यहाँ पर 2 के पावर x log 2 हो जाता, 3 रहता तो 3 के पावर x log 3 हो जाता। बस ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसी को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो यहाँ पर एक्सपोनेंट के रूप में यहाँ पर जो बेस के रूप में दिया रहेगा वही लॉग में लग जाता है। बस यही ध्यान में रखना, ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो इसे फार्मूला के तौर पे बता भी दी है, आप लोगों को खुद याद भी रखना है। बस एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको कंप्लीट आज 50 कर लेते हैं। अब यहाँ पे चैन रूल अच्छा से काम करेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए चैन रूल ही अच्छे से काम करेगा। जिसको चैन रूल समझ में आता है वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसमें सबसे पहले डेरिवेटिव किसका आ रहा है, लॉग का आ रहा है। लॉग एक्स के जगह यहाँ पे क्या दे दिया है cos x दे दिया है, x के जगह क्या दे दिया है
cos x दे दिया है। तो पहले log का डेरिवेटिव लिखते हैं। log का डेरिवेटिव 1/x लिखते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह कितना है, cos x है, यहाँ पर क्या लिखा है, cos x। और जब x की जगह कुछ और रहता है तो फिर से उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो cos x का फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है। तो ये क्या बन गया, sin x/cos x। ये किसका अनुपात होता है, तो sin/cos किसका होता है, tan का होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो, हाँ यहाँ पे गलती कर दिए, cos x का जो डेरिवेटिव होता है -sin x होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो -tan x हो जाएगा। तो -tan x हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।